अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीक 14 वीडियो नंबर 1 ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अच्छा जी, हमने मिड टर्म से पहले, ठीक है, हम पढ़ रहे थे, हमने चैप्टर नंबर 9 ख़त्म किया। नाउ वी आर इनटू चैप्टर नंबर 12 और हमने मिड टर्म से पहले ही हमने चैप्टर नंबर 12 हमने स्टार्ट कर दिया था। और थोड़ा सा मैं आपको क्विक रिव्यू दे दूँ हमारा जो चैप्टर नंबर जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का। ये इस चैप्टर में हम बेसिकली हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं, और हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर कैसे हमारा जो प्रोसेसर है उन्हें कैसे इस्तेमाल करता है, और फिर हमारी डिवाइसेस का रिस्पांस टूवर्ड्स हमारे प्रोसेसर का क्या होता है। तो ये हमने देखा था, ठीक है। उसमें हमने पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, इंटरफेसेस के बारे में पढ़ा था, आईओ बस के बारे में पढ़ा था, मेमोरी मैप्ड आईओ के बारे में पढ़ा था, इनपुट आउटपुट बस के बारे में पढ़ा था। तो ये हमने कुछ चीज़ें देखी थी हमने लास्ट अपने लेक्चर में। आज का भी जो हमारा लेक्चर है हम उसमें स्टार्ट करेंगे इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस से, ठीक है। ये हमारा लास्ट जो हमारा लास्ट लेक्चर था वीक नंबर 13, उसमें भी हमने देखा था, लेकिन यहाँ पर इसको दोबारा रिवाइज़ करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि एक गैप आ गया है कुछ हफ्तों का, ताकि ये चीज़ें हमारे माइंड में थोड़ी रिफ़्रेश हो जाएं। अच्छा, हमारे पास इनपुट आउटपुट इंटरफेस होना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। हमें इसलिए ज़रूरी है कि उसकी कुछ रीज़न्स हैं। पहली रीज़न ये है कि हमारी जो पेरिफेरल डिवाइसेस आती हैं वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल होती हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है, आपके पास प्रिंटर जो है ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, इसमें मैकेनिकल पार्ट भी है, इलेक्ट्रिक पार्ट भी है। आपके जो हार्ड डिस्क वगैरह हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, लेकिन जो हमारा प्रोसेसर है और हमारी मेमोरी जो है ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक है। तो जब ये दोनों चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करेंगी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यानी पेरिफेरल डिवाइसेस और हमारा सीपीयू विच इज़ टोटली इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पर हमारे पास कोई इशू आएगा। उस इशू को हम देखते हैं कैसे रिजॉल्व करेंगे। सिमिलरली डेटा ट्रांसफ़र रेट जो है सीपीयू का वो फास्टर है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस के, ठीक है। डेटा कोड्स जो हम यूज़ करते हैं वो फ़र्क है हमारे पास, और सीपीयू जो है आपने देखा था कि हम कैसे कोड्स यूज़ करते हैं, हमारे पास मेमोरी में डेटा कैसे स्टोर होता है वो टोटली डिफरेंट है। हमने इस चैप्टर में लास्ट टाइम जो हमारा वीक 13 का हमारे पास था उसमें हमने ये भी देखा था कि हमारे पास एसकी टेबल हम यूज़ करते हैं इवन फॉर द इंटरेक्शन ऑफ द डिवाइसेस, तब भी हम एसकी टेबल भी हम यूज़ करते हैं। और हमारे पास काम करने का तरीका जो है, पॉइंट नंबर 4 ये बता रहे हैं, काम करने का तरीका भी हमारे पास सीपीयू का और बाकी पेरिफेरल डिवाइसेस का टोटली डिफरेंट है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो चीज़ें हमें समझ आ गई। अब इन तमाम चीज़ों को अकोमोडेट करने के लिए हमें एक इंटरफेस चाहिए, ठीक है। दैट इंटरफेस इज़ कॉल्ड इनपुट आउटपुट इंटरफेस। ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कशन की थी और हम दोबारा अब देख रहे हैं। हमारे पास ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये आपके पास वो इंटरफेसेस हैं। आपके पास कोई भी डिवाइस जो होती है उसका अपना एक स्पेसिफिक इंटरफेस होता है, चाहे वो मैग्नेटिक टेप हो, चाहे वो मैग्नेटिक डिस्क हो, चाहे वो एक प्रिंटर हो, चाहे वो कीबोर्ड हो। वो डायरेक्टली हमारे सीपीयू से कभी भी इंटरेक्ट नहीं करता, ठीक है। वो इंटरेक्ट करता है थ्रू इंटरफेस, और हमारा जो इंटरफेस होता है दैट हार्डवेयर इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग रिजॉल्विंग दिस इशू, रिजॉल्विंग दिस इशू, रिजॉल्विंग दिस इशू। इन चारों के चारों इश्यूज़ को बड़े आसानी से वो रिजॉल्व करता है, चाहे वो डेटा रेट का डिफरेंस हो, चाहे वो काम करने का तरीके का मसला हो। तो हमारा जो इनपुट आउटपुट इंटरफेस होता है वो इसको क्या करता है, रिजॉल्व करता है, ठीक है। तो हमें ये समझ आ गई। और फिर हमारे पास आगे इंटरफेसेस से आगे ये बसेस लगी होती हैं, आईओ बस है जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये फिर हमारे प्रोसेसर के साथ इंटरेक्ट करती है, ठीक है। हम जो अब हमारा नया टॉपिक है, जो इस वीक का टॉपिक है, वो बेसिकली इनपुट आउटपुट इंटरफेस से ही है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें ये आपके सामने एक डायग्राम है, और ये डायग्राम आपको उस इंटरफेस के बारे में बता रहा है कि इंटरफेस कैसे काम करेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो इंटरफेस होता है, यहाँ पर हमारे पास ये पोर्ट ए है, रजिस्टर है, पोर्ट ए का रजिस्टर, ये पोर्ट बी का रजिस्टर है, कंट्रोल रजिस्टर आ गया, स्टेटस रजिस्टर आ गया। यहाँ पर हमारे पास एक कंट्रोल एंड टाइमिंग की चिप लगा हुआ है, और हमारे पास यहाँ पर ये बस बफर आ गया, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें आ गई। अब बफर स्टोरेज के लिए है, रजिस्टर भी स्टोरेज के लिए है, आपके पास ये तमाम रजिस्टर जो हैं स्टोरेज के लिए। अब थोड़ा बहुत ज़रा हम एक्सप्लेन कर लें, फिर हम इस चीज़ को इकट्ठा होकर हम देखते हैं, कंबाइंड फॉर्म में देखते हैं। अच्छा, ये जो रजिस्टर्स हमारे पास हैं, ये जैसे आप देख रहे हैं, ये रजिस्टर्स बेसिकली आपके हमारे पास क्या कर रहे हैं, आपको पता है रजिस्टर्स का काम होता है टू स्टोर समथिंग।
अब ये जो चारों के चारों रजिस्टर्स हैं, अगर आप यहाँ से आप देखें, ये चारों के चारों रजिस्टर्स जो हैं बेसिकली ये डायरेक्टली हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइस से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है, ये डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं टू आईओ डिवाइस। अच्छा, ये पोर्ट ए जो है और पोर्ट बी ये हमारे पास डेडिकेटेड है हमारे पास डेटा के लिए, ठीक है, यानी डेटा सेंड और रिसीव यहाँ से आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रिंटर की बात करें तो ये डेटा आउटपुट के लिए इस्तेमाल होंगे, और कीबोर्ड की बात करें तो ये इनपुट के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, आउटपुट के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। बेसिकली हमारे पास कीबोर्ड के केस में इनपुट के लिए इस्तेमाल होगी। कंट्रोल रजिस्टर जो होता है वो हमें इंस्ट्रक्शंस हम जब अपने प्रोसेसर को देते हैं कि आपने करने क्या है, ठीक है, जैसे आपने एस की कंट्रोल एस की करेक्टर्स देखे थे, वो आपके पास कहाँ पर आते हैं, आपके पास कोई आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है। फॉर एग्जांपल आपका जो स्टेटस रजिस्टर है ये आपको ये बताता है कि हमारे पास कोई डिवाइस में कोई इशू तो नहीं आ गया। मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका जो प्रिंटर है वो आउट ऑफ पेजेस हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ पेज, या आपके पास उसमें टोनर ख़त्म हो गया, तो वो स्टेटस जो होता है फ्रॉम द इनपुट डिवाइस टू द आपके पास टुवर्ड्स द प्रोसेसर होती है, ठीक है। और आप इन डायरेक्शंस को बड़ा क्लियरली आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपके पास बाई डायरेक्शनल है, इंस्ट्रक्शन जो हैं टू द डिवाइस जाती है, डेटा बाई डायरेक्शनल है, आपके पास दोनों ये पोर्ट्स में बाई डायरेक्शनल है, ये आपके पास टुवर्ड्स प्रोसेसर आ गया, ठीक है। फिर ये तमाम रजिस्टर्स जो हैं ये आपकी इंटरनल बस से कनेक्टेड होते हैं, और इंटरनल बस फिर आपके पास बाई डायरेक्शनल मीन्स से बस बफर होता है। ये जो बस बफर होता है ये बेसिकली आपके प्रोसेसर के साथ इंटरेक्शन करती है, ठीक हो गया। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब यहाँ पर इस इंटरफेस की इस ब्लॉक डायग्राम में हम कुछ और चीज़ों को भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट है, ये कुछ उसका जो ट्रुथ टेबल है ये बेसिकली कुछ इस तरह काम करता है। अब इस तमाम चीज़ों को, इन तमाम रजिस्टर्स को और इंस्ट्रक्शंस को जो मैनेज कर रहा है वो बेसिकली टाइमिंग एंड कंट्रोल आपका सर्किट कर रहा है। यहाँ पर पहली बात की चिप सेलेक्ट जो आपके पास इनपुट है, आपका ये चिप सेलेक्ट या ये इंटरफेस तभी ऑन होगा जब इस चिप सेलेक्ट की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। अगर ये 0 है तो आपके पास RS1 यानी रजिस्टर सेलेक्ट कोई भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास काम तब होगा जब आपके पास चिप सेलेक्ट आपके पास 1 हो। अगर हमने पोर्ट ए से डेटा लेना है या देना है, क्योंकि वो बाई डायरेक्शनल है, तो हमारे पास चिप सेलेक्ट की वैल्यू 1 होगी, और हमारे पास 0 हमारे पास RS1 और RS0 पर आएंगे, ठीक हो गया। इनकी हम बात कर रहे हैं। सिमिलरली हमारे पास अगर 0 1 होगा तो हम पोर्ट बी की बात करेंगे रजिस्टर की। अगर हमने कंट्रोल रजिस्टर पे कोई इंस्ट्रक्शन भेजनी है तो हम यहाँ पर ये करेंगे, और हमारे पास स्टेटस रजिस्टर से हमने कोई वैल्यू लेनी है तो हमारे पास 1 1 होगा, ठीक है। इनपुट रीड और इनपुट राइट, जब हमने डेटा इस्तेमाल करना होगा, हमने प्रोसेसर की तरफ डेटा लेना होगा तो हम इनपुट रीड की बिट ऑन करेंगे, और जब हमने डेटा को प्रोसेस इनपुट आउटपुट डिवाइस को देना होगा तो हम आईओ राइट करेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पर बेसिकली इस पूरी इंटरफेस को जो आपका मैनेजमेंट हो रही है वो टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट कर रहा है, और ये हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारी इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर से आती हैं उसकी बेस पर ये सारा का सारा काम होता है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम ज़रा आगे चलते हैं। अब हम ज़रा बात करते हैं एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र की, ठीक है। एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र होता क्या है? अच्छा, हमारे जो सिस्टम डिज़ाइन हुए होते हैं, डिजिटल सिस्टम, स्पेशली अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, तो ये हमारे पास, इनमें हमारे पास एक क्लॉक होती है, जैसे यहाँ पर भी बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। हम एक क्लॉक पल्सेस को देखते हैं, ठीक है, और इन क्लॉक पल्सेस को जब हम देखते हैं तो उसकी बेस पर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जी कॉमन पल्स जनरेटर है, और हमारी तमाम ये जो क्लॉक पल्सेस होती हैं रजिस्टर से कनेक्टेड होती हैं ताकि तमाम चीज़ें एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में काम करें। हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स की अभी हम बात कर रहे हैं इस डिवाइस में, इस चैप्टर में बेसिकली। एक तो हमारे पास सीपीयू हो गया और दूसरा हमारे पास इनपुट आउटपुट इंटरफेस हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब जैसे आज के लेक्चर के स्टार्ट में भी हमने एक चीज़ को समझा और हमने पढ़ा कि हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं और हमारे पास जो सीपीयू होते हैं ये इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन हुए होते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, और 4 डिफरेंसेस तो हमने आज देखे भी, जैसे अभी हमने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में बात की, ठीक है। तो हमारे पास अगर तमाम सिस्टम एक क्लॉक को इस्तेमाल करेंगे तो हम उसको क्या कहते हैं, सिंक्रोनस, सिंक्रोनस। लेकिन चूंकि हमारे पास सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन हुए होते हैं, तो हम इनकी दरमियान में जो डेटा ट्रांसफ़र की बात करते हैं हम उसे एसिंक्रोनस करते हैं, बिकॉज दे डू नॉट फॉलो द सेम क्लॉक, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। तो हमारे पास सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, यानी ऑन द सेम क्लॉक पल्सेस हमारे पास डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स में, सारे सिस्टम्स में नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स में।
तो हम क्या करते हैं, हम एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र करते हैं और ये हम अचीव करते हैं दो तरीक़ों से, ठीक है। एक को तो हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक कंट्रोल कहते हैं, ठीक है, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, जैसे स्ट्रोक पल्स हम अप्लाई करते हैं, एक स्ट्रोक कंट्रोल होता है और दूसरा हमारे पास हैंड शेकिंग होता है। ये दो कॉन्सेप्ट जो है एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र के, ये हम जो है इंट्रोड्यूस करते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। यहाँ पर हमारे पास जो हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 1 है वीक 14 का, यहाँ पर हमारे पास एंड होता है। थैंक यू।